हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीरेटिव फिजियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सीरेटिव एंड हिप्नोटिक्स और उसमें उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था, स्लीप साइकिल के बारे में जाना था और सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि सीरेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर में कौन कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला ग्रुप हमारा था बेंजोडाइजेपाइंस। आज के इस लेक्चर में उसी को फर्दर डिटेल में लेकर चलेंगे कि बेंजोडाइजेपाइंस क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट्स देख सकते हैं, ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक बेंजोडाइजेपाइंस। और यहाँ पर जो भी लेक्चर का स्लाइड्स है ना, ये सारा स्लाइड्स इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वहां पर जाकर आप दोबारा देख सकते हैं। बेंजोडाइजेपाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस इट इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट। ये सीएनएस डिप्रेसेंट है जो हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट। और चूंकि ये सीएनएस को डिप्रेस करता है तो इसके कारण हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट हमें देखने को जो मिलता है वो है सिडेशन। ये सिडेशन प्रोवाइड करता है, अर्थात ये पेशेंट के बॉडी में कामनेस प्रोवाइड करेगा। अगर पेशेंट ओवर एक्साइटमेंट शो कर रहा है तो उसे रिड्यूस करेगा। क्लियर। तो पहले तो सिडेशन है, उसके अलावा ये एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करता है। रिड्यूस एंग्जाइटी। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एंग्जाइटी अटैक्स आता है, जिनमें पैनिक अटैक्स आता है, तो उसमें हम बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप का ड्रग यूज कर सकते हैं जिससे कि उनका एंग्जाइटी रिड्यूस हो सके। इसके बाद तीसरा, इट ऑल्सो रिड्यूसेज सीजर अटैक्स। रिड्यूस सीजर्स। सीजर्स को भी रिड्यूस करता है। जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में होता है पेशेंट के, उसे भी ये रिड्यूस करके नॉर्मल पे लाता है। देन फिर इट ऑल्सो इंड्यूसेज स्लीप। इंड्यूस स्लीप, ये स्लीप को भी इंड्यूस करता है। और एट लास्ट इसका एक माइल्ड फंक्शन है मसल रिलैक्सेशन में भी, ये माइल्ड मसल रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है। मसल रिलैक्सेशन। क्लियर। तो ये है बेंजोडाइजेपाइन जो कि सीएनएस डिप्रेजेंट है, जिसके कारण हमें ये सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ फर्दर लेट्स मूव टू देयर एडवांटेजेस। इसका क्या एडवांटेजेस है बेंजोडाइजेपाइंस के, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि इट हैज वेरी हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इट हैज वेरी हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफी हाई है। देन नो लॉस ऑफ कंसेस। नो लॉस ऑफ कंसेस, यानी कि कंसियसनेस इसमें लॉस्ट नहीं होता है इस ड्रग को देने से। देन फिर नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन पर इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है। पर यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है आपके पास जो कि पहले से ही किसी ना किसी तरह का रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी से डील कर रहा है, किसी तरह के कार्डियक प्रॉब्लम से, किसी तरह के कार्डियक एबनॉर्मलिटीज से डील कर रहा है, तो वैसे पेशेंट में अगर हम बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप का ड्रग देते हैं तो उसमें और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। जैसे उस पेशेंट में हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डायजेपम। इसका एग्जांपल लेते हैं, डायजेपम या फिर आप लोराजेपम ले लो। ये ड्रग क्या करता है, ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है, पर अगर पहले से ही हमारे पेशेंट को कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में तो और कठिनाइयां देखने को मिलेगी। तो इसलिए ऐसा ड्रग हम इन पेशेंट्स को नहीं देते हैं जो कि पहले से किसी ना किसी तरह का रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियो वैस्कुलर डिजीज लेकर सफर कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हुआ। इसके अलावा बाकी किसी भी सिस्टम पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन एनी अदर सिस्टम। देन फिर इसका एब्यूज लाइबिलिटी भी लो है, लो एब्यूज लाइबिलिटी। एब्यूज लाइबिलिटी लो होने का मतलब क्या है कि इस ड्रग का साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस काफी कम है। वेरी लो
साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस। और इसके कारण क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम वेरी लो या फिर ना के बराबर विड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। वेरी लो और नो विड्रॉल सिम्टम्स। क्लियर। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत हाई है। सेकंड, नो लॉस ऑफ कंसिस्टेंस। थर्ड इज नो इफेक्ट ऑन रिस्पायरेशन एंड सीवीएस। पर एक्सेप्शनल केस है, अगर किसी पेशेंट को कुछ रिस्पायरेटरी या कार्डियक डिजीज है तो उसमें हम इस ड्रग को नहीं देंगे बिकॉज कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा नो इफेक्ट ऑन एनी अदर सिस्टम, बाकी किसी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस ड्रग का। एंड इट हैज लो अब्यूज एंड लायबिलिटी। कहने का मतलब कि इसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस काफी कम है और इसमें विड्रॉल सिम्टम्स काफी कम या फिर नहीं भी दिखाई देते हैं। क्लियर। अब एक ड्रग है जिसका नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल ये ड्रग एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजेपाइन का, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है? एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। ये बेंजोडाइजेपाइन का एंटागोनिस्ट है। बेंजोडाइजेपाइन का अगर पॉइजनिंग हो जाता है किसी पेशेंट के अंदर तो उस केस में हम फ्लूमाजेनिल यूज करते हैं ताकि बेंजोडाइजेपाइन का जो एक्शन है वो रिवर्स हो सके। क्लियर। आई थिंक एडवांटेजेस क्लियर होंगे। नाउ लेट्स फर्दर मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये एक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहला बात कि ये जो हमारा ड्रग है बेंजोडाइजेपाइन, ये एक्ट करता है गाबा रिसेप्टर पे। गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अब मैंने गाबा रिसेप्टर के बारे में कुछ भी अभी तक बताया नहीं है, कोई भी लेक्चर मैंने डाला नहीं है, तो अभी यहाँ पर एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि गाबा रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ताकि आपको बेंजोडाइजेपाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ में आए। गाबा रिसेप्टर पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, एक दो गाबा रिसेप्टर पर मैं एक डिटेल वीडियो भी फर्दर अपलोड करूंगा फ्यूचर में। क्लियर। तो गाबा में भी हमारे पास दो तरह के गाबा रिसेप्टर्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गाबा रिसेप्टर्स। फर्स्ट इज गाबा ए एंड सेकंड वन इज गाबा बी। फर्स्ट इज गाबा ए। इसे ध्यान से समझिएगा तो आपको मैकेनिज्म बहुत बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाबा बी, ये दो गाबा रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। अभी यहाँ पर हमें ज्यादा फोकस करना है गाबा ए पर, बिकॉज जो बेंजोडाइजेपाइन है वो गाबा ए पर आकर बाइंड करता है और यहीं एक्ट करता है। क्लियर। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि गाबा ए और गाबा बी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर गाबा ए स्टिमुलेट होता है किसी भी ड्रग के कारण, अगर गाबा ए स्टिमुलेट हो रहा है आपका, तो उसके कारण क्लोरीन चैनल ओपन होता है और क्लोरीन का इनफ्लक्स शुरू होता है। क्लियर। It on stimulation it causes chlorine influx. Clear. On stimulation causes chlorine influx. एट द सेम टाइम गाबा बी क्या करता है, अगर कोई ड्रग गाबा बी पर आकर बाइंड करे तो ये जब स्टिमुलेट होता है तो ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है और पोटेशियम को इफ्लक्स कराना शुरू करता है। ऑन स्टिमुलेशन causes K प्लस इफ्लक्स। क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और जो भी सीडेटिव, हिप्नोटिक्स या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं वो सारे के सारे आकर गाबा ए पर बाइंड करते हैं और यहां काम करते हैं। सीडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एंजाइटी। सीडेटिव, हिप्नोटिक्स और एंटी एंजाइटी जो भी ड्रग्स हैं वो सारे के सारे गाबा ए पर फंक्शन करते हैं आकर। और तो गाबा बी पर क्या होता है, जो भी मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स हैं वो सारे गाबा बी पर एक्ट करते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स। क्लियर। तो जो भी सीडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं वो सारे गाबा ए पर आकर बाइंड करेंगे और फंक्शन करेंगे। एट द सेम टाइम जो ऐसे ड्रग हैं जो स्पेसिफिकली मसल रिलैक्सेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं वो सारे ड्रग्स गाबा बी पर आकर बाइंड करते हैं और फिर यहाँ एक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर गाबा ए को आगे फर्दर लेकर चलना है, बिकॉज यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म है वो सारा का सारा गाबा ए के अराउंड ही घूम रहा है। क्लियर। अब गाबा ए के भी 5 सब यूनिट्स हैं। ये जो हमारा गाबा ए है इसके 5 सब यूनिट्स हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब यूनिट्स। सब यूनिट्स कुछ इस तरह से अरेंज जो होते हैं वो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सब यूनिट्स हैं, जिसमें एक हमारा अल्फा है, बीटा है, गामा है, और एक होता है हमारा रो और दूसरा सिग्मा होता है। रो सिग्मा का भी हमें काम नहीं है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का काम है हमें। क्लियर। तो सबसे पहला बात यह है कि जो बेंजोडाइजेपाइन का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर साइट होता है, वो अल्फा और गामा के बीच में होता है। क्लियर। अब यहाँ पर अल्फा भी इंक्लूडेड है। फर्दर अगर अल्फा को हम आगे डिटेल में देखें अगर, तो अल्फा के भी अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं, सॉरी अल्फा के भी अलग अलग आइसोफॉर्म्स होते हैं, इट हैज डिफरेंट आइसोफॉर्म्स। तो उसमें 3 आइसोफॉर्म अभी हम लेकर चलते हैं। पहला हमारा अल्फा 1 है, सेकंड इज अल्फा 2 एंड थर्ड इज अल्फा 3। इसी 3 का काम है हमें, इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब गाबा के बारे में अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे तब पूरे एक एक चीज के बारे में अच्छे से डील करेंगे वहां पर। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है, इस अल्फा सब यूनिट का हमारे पास 3 आइसोफॉर्म है। अब इस 3 आइसोफॉर्म का इंपॉर्टेंस भी अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग है। अगर कोई ड्रग आकर अल्फा 1 पर बाइंड करे, अगर कोई ड्रग आकर अल्फा 1 पर बाइंड करता है तो वो स्लीप इंड्यूस करेगा, इस चीज को याद रखना है। अगर कोई ड्रग आकर गाबा रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट के अल्फा 1 आइसोफॉर्म पे बाइंड करे तो वो स्लीप इंड्यूस करता है। एट द सेम टाइम अगर कोई ड्रग आकर अल्फा 2 और अल्फा 3 पर बाइंड करे तो ये एंजाइटी कंट्रोल करता है, एंजाइटी रिड्यूस करेगा और सिडेशन प्रोवाइड करेगा। ये एंजाइटी को डिक्रीज करेगा और सिडेशन प्रोवाइड करेगा। तो इससे आपका ये समझ में आता है कि अगर कोई ड्रग है आकर अल्फा 1 पर बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल जो नन बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप है हमारे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में, जिसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे 1-2 लेक्चर्स बाद, तो जो नन बेंजोडाइजेपाइन है वो हमारा आकर अल्फा 1 पर बाइंड करता है, उसका रिसेप्टर साइट अल्फा 1 है। पर यहाँ पर जो बेंजोडाइजेपाइन है उसका रिसेप्टर साइट बस अल्फा होता है। अल्फा कहने का मतलब कि उसमें स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि अल्फा 1 है या अल्फा 2 है या अल्फा 3 है, तो उसमें हमें सारे आइसोफॉर्म्स को लेकर चलना है। तो इस कारण से जो बेंजोडाइजेपाइन है वो हमारा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों पर एक्ट करता है, तीनों पर जाके बाइंड करता है। हेंस ये स्लीप भी इंड्यूस करता है, ये एंजाइटी भी कंट्रोल करता है और ये सिडेशन भी प्रोवाइड करता है। यही कारण है इस तीनों एक्शन का बेंजोडाइजेपाइन के। क्लियर। ये हमारा हुआ गाबा का बेसिक जो भी मैकेनिज्म है एक्शन का, वो गाबा पर किस तरह से ड्रग एक्ट करता है। क्लियर। अब इसके मैकेनिज्म देखे, बड़ा छोटा मैकेनिज्म है, इसके बाद तो कुछ खास है नहीं मैकेनिज्म में। तो जैसे ही हम बेंजोडाइजेपाइन पेशेंट को देते हैं वो जाकर सबसे पहले गाबा ए पर एक्ट करता है। तो बेंजोडाइजेपाइन एक्ट्स ऑन गाबा ए रिसेप्टर। क्लियर। गाबा ए का जो बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर होता है उस पर जाकर ये बाइंड करता है बेंजोडाइजेपाइन। अब ये बाइंड करने के बाद आगे क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि गाबा ए जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, गाबा ए के स्टिमुलेशन से क्लोरीन चैनल ओपन होता है और क्लोरीन का इनफ्लक्स होना शुरू होता है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले क्लोरीन चैनल ओपन होगा, स्टिमुलेट एंड ओपन्स द क्लोरीन चैनल। क्लोरीन चैनल हमारा ओपन हुआ। देन फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्लोरीन चैनल हमारा ओपन हो गया तो अब क्या होगा, क्लोरीन का इनफ्लक्स स्टार्ट होगा, क्लोरीन इनफ्लक्स। क्लोरीन के इनफ्लक्स के कारण फर्दर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट बनेगा, हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर। हाइपर पोलराइजेशन हुआ। अब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन के कारण जो भी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगा। और चूंकि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगा तो कुछ भी इंपल्स ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा, तो सीएनएस क्या हो जाएगा हमारा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेशन। यही एक छोटा सा बेसिक मैकेनिज्म है जिस तरह से बेंजोडाइजेपाइन एक्ट करता है। क्लियर। आई थिंक ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो पॉइंट है ये आपका क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। क्लियर। अब आते हैं इसके यूजेस के बारे में, बेंजोडाइजेपाइन का क्या यूजेस है। क्लियर। यूजेस में अगर बात करें तो सबसे पहला ये अल्कोहल विड्रॉल में यूज करते हैं हम,
अल्कोहल विड्रॉल के लिए यूज करते हैं। देन फिर कॉन्शियस सिडेशन के लिए यूज करते हैं। देन कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। डायग्नोस्टिक पर्पस के बाद इंसोम्निया के पेशेंट में हम ये देते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया के बाद प्री एनेस्थेटिक में भी इसका यूज होता है, प्री एनेस्थेटिक। देन इसे एंटी कन्वल्जेंट्स के रूप में भी यूज करते हैं, या फिर एंटी एपिलेप्सी भी बोल सकते हैं आप, एंटी कन्वल्जेंट। एंटी एंजाइटी के रूप में भी इसे हम यूज करते हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ ड्रग्स के नाम देखते हैं जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। इंसोम्निया का अगर बात करें हम, इंसोम्निया, इंसोम्निया में कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं, तो इसमें हमारा है फ्लूराजेपम है, देन हमारा अल्प्राजोलम है, देन हमारा नाइट्राजेपम है, देन वी हैव टेराजेपम, देन ट्राइनाजोलम, एंड एट लास्ट वी हैव मिडाजोलम। क्लियर। तो ये हमारा इंसोम्निया में ये सारे ड्रग्स हम यूज करते हैं। अब अगर बात करें कि एंटी एंजाइटी हमारा जो है, इसमें कौन कौन सा ड्रग्स हम यूज करते हैं, तो वी हैव लोराजेपम, देन वी हैव अल्प्राजोलम, नाउ वी हैव ऑक्साजेपम, then we have chlorodiazepoxide, chlorodiazepoxide, and at last we have diazepam। क्लियर। ये एंटी एंजाइटी का जो ड्रग्स है ना, इसे याद करने का एक तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं, LAO, लाओ, LAO लाओ, CH कैडबरी, कैडबरी, DI डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। ठीक है, लाओ कैडबरी डेयरी मिल्क। इससे आप ये याद करके रख सकते हैं कि एंटी एंजाइटी में कौन कौन सा ड्रग्स आता है। क्लियर। तो ये हमारा हुआ यूजेस। अब इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करें कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है बेंजोडाइजेपाइन के यूज के कारण। तो वो देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, सॉरी, एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहला हमारा है डिजीनेस। ये डिजीनेस प्रोवाइड कर सकता है, इसके कारण हमें डिजीनेस देखने को मिल सकता है। डिजीनेस के अलावा हमें ड्राउजीनेस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। डिसोरिएंटेशन भी देखने को मिल सकता है। डिसोरिएंटेशन क्या है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जब मैंने स्लीप साइकिल के बारे में बताया था, वहां पर डिसोरिएंटेशन का चर्चा किया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। डिसोरिएंटेशन, डिसोरिएंटेशन के बाद इंपेयर्ड इंसोम्निया, इंपेयर्ड इंसोम्निया, देन वी हैव अमनेशिया, अमनेशिया भी प्रोवाइड कर सकता है ये, अमनेशिया। देन एनोरेक्सिया यानी कि लैक ऑफ हंगर, एनोरेक्सिया। देन वी हैव सम साइकोमोटर डिसऑर्डर भी, सम साइकोमोटर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, साइकोमोटर इश्यूज। ये रेयर है पर हमें केस देखने को मिल सकता है ऐसा। देन अटैक्सिया, अटैक्सिया भी हो सकता है। एंड नियोनेटल डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन है, नियोनेटल डिप्रेशन। नियोनेटल डिप्रेशन काफी कॉमन है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वो बेंजोडाइजेपाइन ड्रग लेती हैं, तो ऐसा केस हो सकता है कि नियोनेटल डिप्रेशन, जो बच्चा है उसमें नियोनेटल डिप्रेशन का केस मिल सकता है। इसे हम एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसे हम फ्लैपी बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, फ्लैपी, फ्लैपी बेबी सिंड्रोम। अब ये फ्लैपी बेबी सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना होगा तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्लियर। और इसमें एक जो प्रिकॉशन लेना है वो मैंने पहले ही बताया कि इसे किसी भी कार्डियक एबनॉर्मेलिटी या फिर रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी वाले पेशेंट के अंदर यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डोंट यूज दिस ग्रुप इन पेशेंट्स विथ
एनी रेस्पिरेटरी insufficiency और एनी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। क्लियर, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है बेंजोडाइजेपाइन का यूज करते वक्त। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि बेंजोडाइजेपाइन क्या होता है, इसके एक्शन से हमें क्या क्या बॉडी में देखने को मिलता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं बेंजोडाइजेपाइंस के, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्या यूजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैकेनिज्म है, गाबा रिसेप्टर किस तरह से काम करता है, और बेंजोडाइजेपाइन जाकर कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है और वो किस तरह से एक्ट करता है, वो किस तरह से हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। अगर कोई भी डाउट हो बेंजोडाइजेपाइन से आप सभी को तो बेशक पूछेगा, कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पर डीएम कीजिए। और मैंने यहाँ पर बेंजोडाइजेपाइन के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उनका लिस्ट नहीं बताया है आपको, बिकॉज ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। पहले लेक्चर में हमने बेंजोडाइजेपाइंस, नन बेंजोडाइजेपाइंस और बारबिचुरेट्स के जितने भी ड्रग्स के लिस्ट हैं वो सारा हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, फालतू टाइम बढ़ता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, कुछ डाउट हो पूछिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फार्मा के अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट बारबिचुरेट्स। क्लियर। और देन फिर हम मूव करेंगे नन बेंजोडाइजेपाइंस पे। ठीक है। और इसके साथ ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थेरेपी। मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था तो उसमें आप सभी का ये रिक्वेस्ट था कि एक्सरसाइज थेरेपी को स्टार्ट करना है। सो जल्द ही एक्सरसाइज थेरेपी भी स्टार्ट होगा हमारे चैनल पर। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।